गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रतिष्ठा क्लासेस के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज के अंतर्गत यूनिट 4 सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन से पहले हम लोगों ने इकोसिस्टम फर्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट ग्लोबल वार्मिंग इन दोनों को कंप्लीट कर दिया था। आज हम यूनिट 4 के अंदर सॉइल पॉल्यूशन के संदर्भ में स्टडी करेंगे। सॉइल और मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो भी स्टूडेंट आज पहली बार देख रहा है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं जो आपके थ्योरेटिकल या एनवायरमेंटल स्टडी के अंतर्गत जो थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ, इसके अंतर्गत जीएस को भी मैं कवर कर रहा हूँ। ये आपके मल्टीपर्पज यूज होगा, क्योंकि आगे आप लोग एग्जाम में बैठोगे तो उसमें जीएस एक इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है और जीएस के अंतर्गत एनवायरमेंटल स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आपको अलग से कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन उसके अंदर कवर करूंगा। चलिए, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन को समझने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि मृदा क्या होती है, यानी सॉइल होती क्या है। देखिए, सॉइल के अंतर्गत सॉइल को समझने से पहले भी हमको एक अर्थ का स्ट्रक्चर समझनी होगी। अर्थ यानी पृथ्वी की संरचना के बारे में जानना होगा, क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी सतह में ही तो मृदा पाई जाती है। तो इसलिए मृदा को समझने से पहले हमको अर्थ की स्ट्रक्चर समझना होगा। देखिए, कोर, मेंटल, और क्रस्ट। अर्थ को 3 लेयर के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली ऊपरी लेयर होती है आपकी क्रस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रस्ट को भूपर्पटी। भूपर्पटी। इसके बाद मेंटल, और इसके लास्ट में कोर। ठीक है। जैसे जैसे आप पृथ्वी की गहराई में जाओगे उसकी संरचना में लगातार परिवर्तन होता रहेगा। सबसे ऊपरी परत उसकी लेयर कौन सी होगी? क्रस्ट होगी। हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी। सेकंड मेंटल और थर्ड कोर। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि उसकी कोर की संरचना में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहां कोर की संरचना में निकेल और फेरस, निकेल और फेरस सबसे ज्यादा पाया जाता है। जबकि मेंटल में सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और क्रस्ट में सीआर, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। यानी कि क्रस्ट में क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम, और मेंटल में क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि कोर के अंतर्गत क्या पाया जाता है, और मेंटल के अंतर्गत क्या पाया जाता है, और क्रस्ट के अंतर्गत क्या पाया जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे पृथ्वी की संरचना में लगातार परिवर्तन होता जाएगा। और यदि इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में यदि आपको डीपली स्टडी करनी है तो मेरा वीडियो जो प्ले लिस्ट में जाके देखिए। ज्योग्राफी के अंतर्गत मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के संदर्भ में एक वीडियो है, कृपया उसको देख सकते हो। ठीक है। अब देखिए, अब क्रस्ट की ऊपरी परत, ठीक है, क्रस्ट की ऊपरी परत जिस पर हम लोग निवास करते हैं, ठीक है, इसकी ऊपरी परत पे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक असंगठित ढेर पाया जाता है। ठीक है। उस कंपोजिशन, उस ढेर को क्या कहते हैं हम लोग? मृदा कहते हैं। यह भूपर्पटी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह, भूपर्पटी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं।
या हम कह सकते हैं भूत प्रॉपर्टी के ऊपर असंगठित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक ढेर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम मृदा कहते हैं। समझ में आ गया? आपको मालूम होना चाहिए मृदा क्या होती है और मृदा में किस प्रकार से पॉल्यूशन उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के साथ साथ किस प्रकार से वह मानवीय जीवन पर प्रभाव डालता है। तो ये आपको समझ में आ गया मृदा। अब मृदा के अंदर होती क्या क्या चीजें, यानी मैंने आपको बताया कार्बनिक और यानी किसका ढेर होगा ये, कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। किसका कंपोजिशन होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक के अंतर्गत क्या आता है, जीव जंतुओं के अवशेष या उनके अस्थि पंजर से मिलकर। लेकिन पहले उसको समझने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि मृदा में होती उत्पत्ति सबसे पहले कहां से होगी। देखिए कोई भी एक संरचना है, चट्टान है, क्यों मृदा की उत्पत्ति कहां से होती, चट्टान से। क्योंकि चट्टान क्या होगा, धीरे धीरे अपक्षेप होती है, यानी चट्टान का क्या धीरे धीरे से विखंडन होता है। विखंडन चाहे वो हवा के द्वारा या बरसात के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। जब माना ये चट्टान है आपकी, माना ये चट्टान है, चट्टान से धीरे धीरे से विखंडन हुआ, विखंडन होने के पश्चात इसके कारण एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचे। ठीक है, अब यहां पर कुछ पशु जीव जंतुओं के भी अवशेष हैं, यानी कि उसके भी अवशिष्ट पड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त जल भी है, यहां पर जल है, गैस है, कुछ ऑक्सीजन गैस भी हो सकती है, गैस है, और कुछ जीव जंतु अवशिष्ट है। इन सबसे मिलकर क्या बनती है, मृदा बनती है। किनसे, यानी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर क्या बनती है, असंगठित पदार्थों से मिलकर क्या बनती है, आपकी मृदा बनती है। एग्जाम में पूछा जाए मृदा क्या होती है, बड़े आराम से बता दोगे। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह, भूपर्पटी की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले असंगठित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक कंपोजिशन होता है। ठीक है, अब देखिए आपको मालूम हो गया कार्बनिक और अकार्बनिक। और मृदा में सबसे पहले क्या होगी, धरातली चट्टान यानी रॉक होगी। रॉक से ही आपकी क्या, रॉक से ही उसका विखंडित रूप, चाहे वो रेत होगा, रेत हो, सिल्ट हो, कण हो, ठीक है, ये तो होगी आपके। जैसी पैतृक चट्टान होगी, उस चट्टान से जो विखंडित होगा, इसके साथ यहाँ पे जल भी मिलेगा, जल मिल जाएगा, पेड़ पौधों के अवशिष्ट मिल जाएंगे, जीव जंतु पेड़ पौधों के अवशिष्ट मिल जाएंगे, और ऑक्सीजन या अन्य गैसेज भी उसमें मिल जाती है। इन सबको मिलकर क्या बनती है, मृदा बनती है। समझ में आ गया? ठीक है, अब मृदा किस पे निर्भर करती है, मृदा CL यानी क्लाइमेट पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड पर, P पैट्रिक चट्टान, पैट्रिक यानी कि जैसी उसकी पैट्रिक चट्टान है, और रिलीफ और T टाइम। CL का मतलब होता है क्लाइमेट यानी कि जलवायु, क्लाइमेट। अब देखिए क्लाइमेट के अनुसार जैसे ही वहां का क्लाइमेट होगा, जलवायु होगी, उसके ऊपर उसकी मृदा निर्भर करेगी। क्लाइमेट के कारण ही मृदा में नमी पाई जाती है, क्लाइमेट के कारण ही मृदा का टेम्परेचर अधिक रहता है, और क्लाइमेट के कारण ही मृदा में जल का प्रवाह होता है, यानी फ्लो ऑफ द लिक्विड। ठीक है, या फ्लो ऑफ द वाटर, यानी जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है, क्लाइमेट के कारण। और क्लाइमेट के कारण जब जल का प्रवाह होगा, तभी वहां पर संचालन होगा, जल का संचालन होगा, अपवहन होगा, विनिक्षेपण होगा। और जब ये तीनों प्रोसेस होते हैं, तभी वहां के मृदा के अंदर लेयर का निर्माण होता है।
जो लेयर डिपेंड करती है वो इन्हीं स्तरों पर डिपेंड करती है, और इन्हीं स्तरों के आधार पर इन्हीं के आधार पर उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके डिटेल में इतना सिलेबस में नहीं है, नहीं तो यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो मेरा वीडियो इसी ज्योग्राफी के प्ले लिस्ट पे पड़ा हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब यानी क्लाइमेट के अनुसार देखिए मृदा में क्या होता है, लेयर, उसमें भी मृदा के अंदर लेयर पाई जाती है। ठीक है, और अब इसी लेयर में अलग अलग लेयर होती है, उसी में लेयर में कार्बनिक और इनकार्बनिक कंपाउंड के स्तर पाए जाते हैं, सनस्तर। ठीक है, इसी प्रकार से ऑर्गेनिक, जहां पे अधिकतर ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वहां मृदा में होने वाली रिएक्शन बहुत तेजी के साथ होती है। यदि मृदा में बैक्टीरिया अधिक पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब ह्यूमस का मतलब क्या होता है, वनस्पति के जो अवशेष होते हैं वो पेड़ पौधे यानी पत्ते, पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु का अवशेष, वो अवशिष्ट वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कहलाते हैं कंपाउंड। अब जब ये मृदा में अधिक होंगे तो मृदा के मध्य होने वाली रिएक्शन भी तेजी के साथ होगी। ठीक है, जब रिएक्शन तेजी के साथ होगी, इसके अतिरिक्त वहां डेवलपमेंट, पौधों के डेवलपमेंट में ये बहुत ज्यादा यूजफुल रोल अदा करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि वहां पर बैक्टीरिया दिखे तो ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया उस ह्यूमस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, पी से पेट्रियक रॉक, यानी जैसी पेट्रिक चट्टान होगी, यानी जैसी चट्टान से मृदा का निर्माण होगा तो उसी के गुणों के ऊपर निर्भर करेगी उसकी मृदा। यदि आपके सॉलिड है तो उसी आधार पर, यानी कि समझ लीजिए मेन यह है कि जैसी चट्टान होगी उसी के आधार पर उसकी मृदा का निर्माण होगा। रिलीफ का मतलब होता है उच्चावाच। यानी रिलीफ, जैसी रिलीफ होगी, रिलीफ का मतलब होता है उच्चावाच, यानी कि जहां पर ढाल अधिक होगा, स्लोप अधिक होगा, वहां क्या होगा कि जल का प्रवाह तेजी के साथ जाएगा, वो मृदा की लेयर कैसी पाई जाती, पतली पाई जाती है। कैसी पाई जाती, पतली पाई जाएगी जहां स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है, और जहां स्लोप कम होगा तो वहां कैसी होगी, मृदा की परत मोटी पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम पीरियड। मृदा टाइम के ऊपर भी निर्भर करती है। जो नवीन मृदा होगी वहां लेयर्स का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाता है, सन स्तर जिसको बोलते हैं, सन स्तर का निर्माण नहीं हो पाता है। जबकि टाइम पीरियड जब अधिक हो जाता है तो लेयर्स का निर्माण या सन स्तर का निर्माण अधिक हो जाता है। आपने देखा होगा जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा में लेयर्स का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, जबकि पुरानी मृदाओं में सन स्तर का निर्माण या लेयर्स का निर्माण हो जाता है, मृदा पूरी तरह विकसित हो जाती है। ठीक है, अब ये आपका हो गया मृदा के संदर्भ में। अब देखिए मृदा में भी अब उसके यदि मृदा जब तक उपयोगी यानी हमारे लिए उपयोगी है, पर्यावरण के लिए उपयोगी है और प्राकृतिक वनस्पति के लिए उपयोगी है, जब तक ये उपयोगी है या वातावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डाल रही है तब तक वह पॉल्यूशन के रूप में नहीं आएगी। लेकिन जब उसकी भौतिक संरचना में, याद रखनी, जब उसकी भौतिक संरचना में, रासायनिक संरचना में और उसकी जैविक संरचना में कोई परिवर्तन होने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मृदा पॉल्यूशन कहते हैं या मृदा प्रदूषण कहते हैं। अब समझ लीजिए, मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक संरचना में होने वाले परिवर्तन जिसके कारण मानवीय या प्राकृतिक या पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, आपका क्या कहलाएगा, मृदा पॉल्यूशन कहलाएगा।
समझ में आ गया। अब देखिए ये तो हो गया, ठीक है। अब मृदा में भौतिक कारण कैसे होते हैं। भौतिक कारण, देखिए जब मृदा में कूड़ा करकट चाहे वो कैसा हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्लास्टिक का हो, शीशे का हो, ठीक है, या कोई से भी कांच, कॉपर वायर, यदि कोई सी भी आयरन हो, ये मृदा में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके भौतिक रूप से उसकी संरचना में परिवर्तन कर देते हैं। यानी कोई सा भी कूड़ा करकट, चाहे वो इलेक्ट्रिक का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे वो कांच का हो, जब उसमें मृदा में मिल जाता है तो उसकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, आपका भौतिक परिवर्तन, यानी मृदा की भौतिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए रासायनिक आप लोग यूज करते हो, मृदा का अधिक उत्पादन यानी खाद्यान्न यानी कि जानते हो ना, खाद्यान्न क्या होता है, जो हम लोग यूज करते हैं फसल में, ग्रेनेज। खाद्यान्न का अधिक उत्पादन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, किसका, उर्वरक का यूज करते हैं। जब उर्वरक का अधिक यूज करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे वनस्पति में वो हानिकारक प्रभाव डालता है, जिससे धीरे धीरे मृदा की उर्वरक शक्ति कम होती जाती है। हम लोग मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, यूरिया का यूज करते हैं, ठीक है। कैल्शियम सुपर फास्फेट का यूज करते हैं, कैल्शियम सुपर फास्फेट पोटेशियम के उर्वरक का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये तो आपकी उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं, यानी खाद्यान्न का अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, उर्वरक का यानी फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जिसके कारण उसके कुछ समय के लिए हमारे पास खाद्यान्न की उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात उस भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, यानी कि जो मृदा की संरचना है उसमें भी परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए दूसरा, हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति में हम लोगों ने क्या किया, सिंचाई के साधनों पर अधिक जोर दिया। हरित क्रांति में सिंचाई के साधनों पर जब अधिक जोर दिया गया तो उसके में उत्पादन तो, जल की मात्रा तो अधिक हुई, यानी कि वहां उत्पादन भी हुई फसलों में, लेकिन वहां जल की अत्यधिक मात्रा के कारण वहां पर लवणीकरण हो गया, मृदा का लवणीकरण, यानी कि मृदा का लवणीकरण जहां पर हो जाएगा वहां पर मृदा की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी, मृदा का लवणीकरण। ठीक है, जब जल की अधिक मात्रा रहेगी तो वहां मृदा कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी, मृदा का लवणीकरण हो जाएगा। कीटनाशक, कवकनाशक और खरपतनाशक, इनके लिए कीटनाशक, खरपतनाशक, फंगस नाशक, इनकी नाश करने के लिए हम लोग कई प्रकार के लिक्विड का यूज करते हैं, कई प्रकार के लिक्विड यानी दवाइयों का यूज करते हैं, जैसे डीडीटी, इरेप्ट्रॉन, ठीक है। इनका हम छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है, कीटनाशक तो मर जाते हैं
लेकिन कुछ ना कुछ असर मृदा में छोड़ जाते हैं। और जब मृदा में छोड़ जाते हैं तो वह क्या करते हैं, जब मृदा के थ्रू वो पौधों में पहुंचते हैं, पौधों के थ्रू हमारे शरीर में पहुंचते हैं, हमारे शरीर के जब हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो जिसके कारण होने वाली विभिन्न बीमारियों को जन्म देते हैं। आजकल मनुष्य देख रहे हो कि 100 में से 10% की मात्रा कैंसर हो रहा है। कैंसर का मेन रीजन यही है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशक पदार्थ, खरपतनाशक पदार्थ हर चीज में तो इसका यूज कर रहे हैं। जब यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ भाग पेड़ पौधों के थ्रू होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? कीटनाशक, खरपतनाशक और फंगस नाशक। ठीक है, मृदा के यानी मृदा की रासायनिक उसमें संरचना में लगातार परिवर्तन आता है। ठीक है, अब इससे होने वाले क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी मृदा में की संरचना से क्या, मृदा में होने वाली संरचना की परिवर्तन से हमारे पर्यावरण पर, हमारे जीव जंतुओं पर या मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट। अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है। पहला पॉइंट तो यही है, देखिए मृदा की संरचना में लगातार परिवर्तन होगा। जब मृदा की संरचना में लगातार परिवर्तन होगा तो हो सकता है मृदा से जो हवा का प्रवाह हो रहा है, मृदा का जो के द्वारा हवा का जो प्रवाह हो रहा है वही रुक जाए। मृदा में जो हवा का प्रवाह हो रहा हो वही रुक जाए। पहला क्या है, भौतिक संरचना में परिवर्तन होने से मृदा में हवा का प्रवाह जो हो रहा है, तो मृदा में तो ऑक्सीजन प्रवाह होता है वह भी रुक जाए। ठीक हो सकता है मृदा के संरचना परिवर्तन होने से, यदि वहां पर जल का भराव हो जाए, मृदा की संरचना में परिवर्तन हो गया हो और वहां पर जल का भराव हो जाए तो वहां पर दलदल जैसे स्थान बन जाते हैं। और दलदल जैसे स्थान जब बन जाएगा वह मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है, क्योंकि वहां पर पेचिस, डायरिया, हैजा इस प्रकार की बीमारियां फैलने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, मृदा की संरचना में इसमें परिवर्तन होने से कुछ बैक्टीरिया मनुष्य के शरीर, पेड़ पौधों के थ्रू मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वहां कैंसर जैसी बीमारियां होने की चांसेस रहते हैं। जहां पे मृदा होगी जल भी रहेगा और मृदा में कुछ अत्यधिक गंदगी है तो वहां पे मधुमक्खियां जैसे मच्छर अधिक पनपेंगे, जिसके कारण मनुष्य को मानवजनित रोग हो सकते हैं। इतना आगे, मृदा की संरचना में परिवर्तन होने से हो सकता है कई जगह नालियों पानी का निकास अवरुद्ध हो जाए, यानी पानी का निकास जो हो रहा है वह कैसा हो जाए, अवरुद्ध हो जाए। ठीक है, ये तो आपके थे मनुष्य यानी कि उस पर पड़ने वाले प्रभाव क्या होते हैं। अब प्रभाव को रोका कैसे जाता है, हाउ टू कंट्रोल, यानी किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। पहला कंट्रोल तो वही है, हम जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए। जैविक कृषि को यदि हम बढ़ावा देंगे तो हो सकता है हम लोग उर्वरक का प्रयोग, देखिए कैसे हम हाउ टू कंट्रोल, इस कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना। जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए। जैविक कृषि बढ़ा दिया। एक पॉइंट और था, यानी मृदा की संरचना परिवर्तन होने का मुख्य कारण एक पशु चारण भी है, यानी पशुओं को अधिक चराया जाता है। आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्रों में पशुओं को अधिक चराया जाता है, जिसके कारण जो मृदा होती है उनके पैर से क्या होता है, उनका अपछेद हो जाता है, यानी कि विकृत हो जाती है, यानी कंपोजिशन विकृत हो जाता है, जिसके कारण मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है अत्यधिक पशु चारण से। ठीक है, तो यदि हम पशुओं के चारण के लिए अधिक से अधिक अलग से व्यवस्था की जाए, दूसरा पशु चारण के लिए अलग से व्यवस्था की जाए, पशुओं के चारण के लिए अलग से व्यवस्था की जाए तो निश्चित रूप से हमारी जो हानि हो रही है, उसके जो उर्वरक शक्ति में कमी आ रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट,
कीटनाशकों का प्रयोग हम केवल एक निश्चित मात्रा में करें, अत्यधिक मात्रा में नहीं करनी चाहिए। एक निश्चित मात्रा में करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए लाभदायक रहेगा। यदि अत्यधिक करेंगे तो वो पेड़ पौधों के शरीर में प्रवेश करने के साथ साथ मनुष्य के शरीर में भी प्रवेश करेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, कीटनाशकों का प्रयोग और फसलों की कटाई के मध्य एक निश्चित समय हो, अधिक से अधिक गैप हो, एक निश्चित समय हो, अधिक से अधिक गैप हो रखा जाए, जिसके कारण कीटनाशकों का प्रभाव कम से कम रहे। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम कोई भी साग सब्जी आदि का प्रयोग कर रहे हैं, फल साग सब्जी जिसका भी प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी तरह धोने के पश्चात उसको खाएं, तो निश्चित रूप से जो भी उसके साथ कीटनाशक है कुछ मात्रा में हमारे कम से कम हमारी बॉडी में प्रवेश करेंगे। एक और तरीका, हम लोगों को अपनी कीटनाशकों पर निर्भरता कम से कम करनी पड़ेगी। क्या? कीटनाशकों पर निर्भरता कम से कम करनी पड़ेगी। जब हम कीटनाशकों पर निर्भरता कम से कम कर देंगे तो हम जैविक कृषि को बढ़ावा देंगे और खाद के रूप में हम लोग गोबर का यूज अधिकतर करें। ठीक है, ये आपके किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वेस्टेज यानी अपशिष्ट, यानी डोमेस्टिक वेस्टेज कौन कौन से हैं आपके, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वेस्टेज यानी कि वेस्टेज घरेलू अपशिष्ट। देखिए घरेलू अपशिष्ट कौन से होते हैं। घरेलू अपशिष्ट क्या होते हैं, आप लोग घर पे, हम लोग घर पे रहते हैं, घर में कई कूड़े करकट निकलते हैं, कूड़े करकट निकलते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का हो, कांच का हो, इलेक्ट्रिक का हो, इलेक्ट्रिक मोबाइल फोन, टीवी, मोबाइल फोन का, आज कंप्यूटर गई, आजकल ई कचरा सबसे ज्यादा वृद्धि होती जा रही है और सबसे ज्यादा इफेक्ट मनुष्य पे कौन सा करता है, ई कचरा सबसे ज्यादा करता है, क्योंकि इसकी रिसाइकलिंग अभी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। तो सबसे ज्यादा ई कचरा सबसे ज्यादा इस वक्त मनुष्य पे के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पा रही है। तो यानी कि घर में आप जानते हैं कौन कौन से वेस्टेज निकलते हैं, जो भी वेस्टेज है घर पे वो सब क्या आता है, घरेलू अपशिष्ट के अंतर्गत है। इसके बाद आता है हॉस्पिटल का वेस्टेज। हॉस्पिटल का अस्पताल में वेस्टेज क्या होता है, अस्पताल में आप लोग जानते होंगे, आप लोग अस्पताल में क्या होता है, कई ड्रिप्स चढ़ाई जाती हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ड्रेसिंग की जाती है, ये सब क्या अस्पताल से निकलने वाले अपशिष्ट हैं। तो ये सब क्या मनुष्य के जीवन पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखिए इस वक्त कोरोना बैक्टीरिया में पीपी किट जो किट थी, तो उस किट को लोगों ने रोड पर फेंक दिया। रोड को फेंकने के पश्चात यानी एक व्यक्ति यदि उससे संक्रमित था, उसके बाद जो भी उस व्यक्ति उसके संपर्क में आया, निश्चित रूप से वो उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ा। यानी ये सब किसके, हॉस्पिटल का वेस्टेज है। यदि इसकी रिसाइकलिंग प्रोसेस नहीं किया जाए तो निश्चित, या कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया जाए तो निश्चित रूप से मानव जीवन पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट आपका कृषि अपशिष्ट, एग्रीकल्चर। यानी कृषि अपशिष्ट क्या होता है, यानी हम लोग कृषि में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, यानी उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। फर्टिलाइजर का यूज करने से उसकी उर्वरक शक्ति तो बढ़ जाती है, उसका उत्पादन भी अधिक होता है, लेकिन कटाई के पश्चात कुछ न कुछ मात्रा उसकी मृदा में रह जाती है। वो जो मनुष्य जो यदि खुले में छोड़ दी जाए या खुले में रहे, उसका यूज ना किया जाए, तो निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन के साथ साथ या अन्य फसलों पर भी वह नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हम इसके अंतर्गत
नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हाउ टू कंट्रोल इन सॉलिड वेस्टेज, यानी किस प्रकार से सॉलिड वेस्टेज को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका मैं स्टडी करेंगे नेक्स्ट डे। और आप लोगों से अनुरोध है, कृपया यदि आप लोग नोट्स बनाना चाहते हो तो मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइए, क्योंकि ये ना तो किसी किताब में आसानी से मिलेगा, क्योंकि जो मैं अपनी नॉलेज के अंदर जो भी मेरे पास ज्ञान है उसके आधार पर मैं आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक आध टॉपिक्स आपको बुक्स में मिल जाएगा बुक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन यदि आप जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में लिखोगे तो निश्चित रूप से एग्जामिनर के पास अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा और वो आपकी कॉपी अलग ही रहेगी, मार्क्स भी आपको अलग ही आधा पेटी अलग ही मिलेंगे आपको। ठीक, और जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरे इस वीडियो कोई सा वीडियो उसको केवल अपने थ्योरेटिकल एग्जाम के आधार पर ना स्टडी करके उसको जीएस के आधार पर स्टडी कीजिए, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट।